हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सी टेट 2012 में प्राथमिक स्तर पर हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न पूछा गया था, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, क्लास के अंदर एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग यदि हो रहा है तो उससे क्या हुआ? कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है या किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए या कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए या अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो दृष्टिबाधित बच्चे यानी कि जो बच्चे को देखने में समस्या हो रही है तो उनको हम दृष्टिबाधित बच्चे कहेंगे। तो उनके लिए अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चों को भाषा सीखने में मदद मिलेगी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऑप्शन बी ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, ऑप्शन सी जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो या ऑप्शन डी केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हम ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई हैं और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हैं उनको हम स्थान देंगे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बच्चों का भाषिक क्षमता यानी कि जो भाषा जो लैंग्वेज हम बच्चों को सिखा रहे हैं, भाषिक क्षमता का आकलन, बच्चों ने कितना सीखा उस भाषा के बारे में, उसका अगर हम आकलन करेंगे तो कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? ऑप्शन ए बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखना। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए या संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। ये 4 तरीकों से सबसे उचित तरीका क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि जो संज्ञा शब्द हैं इनका प्रयोग करते हुए अगर हम कहानी लिखेंगे तो ये एक अच्छा तरीका होगा बच्चों की भाषिक क्षमता का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी पूछ रहा है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्या पूछ रहा है, कम प्रभावी या अधिक प्रभावी। तो ऑप्शन ए व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद, अदायगी। तो देखिए अपने अनुभवों का वर्णन करेंगे, हम बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे तो इससे ये जो है मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अधिक प्रभावी होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कम प्रभावी का, तो राइट आंसर होगा इसका व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास या बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन से पूछ रहा है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो ये आपको ध्यान रखना है। नहीं अगर प्रश्न में आ रहा है तो उस समय हम याद रखेंगे कि हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना ये एक भाषा शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा को सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम,
पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक या समृद्ध भाषिक वातावरण। राइट आंसर होगा इसको ऑप्शन डी समृद्ध भाषिक वातावरण। यदि आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो यदि जहाँ पर आप रह रहे हैं, जो आपका वातावरण है, जो परिवेश है, अगर वहाँ पर सभी लोग, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको आप सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो यदि आप ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पर सभी लोग या अधिकतर लोग इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश भाषा को सीख सकते हैं। तो यानी कि समृद्ध भाषिक वातावरण, ऐसा वातावरण जहाँ पर सभी लोग उस लैंग्वेज में अच्छे परफेक्ट हों। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? हिंदी भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उससे में सबसे ज़्यादा किसको महत्व देना चाहिए? सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता या व्याकरणिक नियम। तो राइट आंसर होगा इसको ऑप्शन ए, सीखने की क्षमता का आकलन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सबसे ज़्यादा महत्व हम किसको देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बहुभाषिक कक्षा में सबसे कम महत्व किसको देंगे? विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो सबसे कम जो महत्व देंगे हम किसको देंगे? ऑप्शन डी को देंगे, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है? अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य या भाषा की विभिन्न छटाएं। देखिए, पाठ्य पुस्तक का निर्माण हम करते समय पाठों की संख्या कम महत्वपूर्ण है। पाठों की संख्या से कोई ज़्यादा इतना असर नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता क्या है? भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है या भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो बहुभाषिकता जो है वो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो भाषा जो है, भाषा क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले, विद्यालय जब बच्चे आते हैं तो उससे पहले ही बच्चे में क्या होता है? अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी से लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में असमर्थ नहीं होते हैं या भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यानी कि बच्चे जब आते हैं विद्यालय में तो उनको भाषा है, भाषा का ज्ञान उनको होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सांस्कृतिक विविधता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, भाषा अधिगम जो है वो प्रयासपूर्ण होता है। यहाँ पर देखिए, अब हम क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस में क्या रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सही नहीं है। तो भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, एकदम सही बात है। भाषा अर्जन सहज होता है और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन जो है वो अपने आप हो जाता है, जैसे कि हम बोलना सीखते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, बोलना सीखते हैं तो अपने आप ही सीख लेते हैं। लेकिन जब अधिगम की बात करेंगे तो अधिगम के लिए हमें सीखना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है।
सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ये भी सही है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जो कि नेगेटिव है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्य का प्रयोग करती है। तो मंदिरा जो है वो केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्यों ही बोल सकती है, या लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न जो कविता है एक, ठीक है, कविता दी गई है यहाँ पर, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तनमन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे मैं ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, बंद लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। ये कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं, ये अपने जो पर्यावरण का संरक्षण के लिए एक संदेश देती हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा है, हरा भरा जीवन का अर्थ है, हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? हरा भरा का जीवन का अर्थ है खुशियों से परिपूर्ण जीवन हो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? तो बाहर लेकर कौन सी आती हैं? नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान या पेड़ों की हवाएं। तो समस्त प्राकृतिक उपादान जो प्रकृति ने दिए हैं हमारे हमें, वो जो है बाहर लेकर आती हैं, जैसे नदियाँ हों, पर्वत हों, पेड़ हों, हवा हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बाहर लेकर आती हैं। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? वृंद लताएं, हरा भरा, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, या पौधे व डालियाँ। तो राइट आंसर होगा इसको ऑप्शन सी, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कवि ने सृष्टि का उपहार कहा है। अगला प्रश्न है, कवि ये संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, या प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल है, चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। कवि संदेश क्या दे रहा है? संदेश अपनी जो ये जो पंक्तियाँ कविता है, इस कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। पर्यावरण का संरक्षण यदि हम नहीं करते हैं तो ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए खतरा, बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, और अच्छे लग रहे हैं ना, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए इससे भी और बेस्ट जो भी हो सकता है उसको हम कोशिश करेंगे करने की। अगला प्रश्न है, जग से तुम और तुम से है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है जग से तुम और तुम से है प्यारा संसार, यानी कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक दूसरे से सभी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होते हैं और सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तभी ये संसार में संतुलन बना हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनुपम से अभिप्राय है अनुपम जिसकी उपमा ना दी जा सके उसी को हम बोलते हैं अनुपम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अब देखिए गद्यांश यहाँ पूछे गए हैं। गद्यांश एक आया है जिसमें 112 से 120 तक प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 8 प्रश्न हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, और इसी गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके प्रश्नों के आंसर आपको दे दें। काफ़ी इजी ये जो आप देखिए, मान के चलिए जो इससे पहले जो पंक्तियाँ आई थी तो उसमें आपके प्रश्न आप
100% कोई भी प्रश्न जो है आपका गलत नहीं होगा, आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं तो गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते हैं, और ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते हैं। 3 बच्चों पर अध्ययन किया गया। एक बच्चा जो दुकान संभालते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, और दूसरे दुकान भी संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरे कौन से थे, स्कूल जाते हैं पर दुकान नहीं संभालते। तो 3 तरह की कैटेगरी यहाँ पर बच्चों की थी, इन पर रिसर्च की गई। इसके आधार पर क्या हुआ, उनसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है, मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। ऐसे बच्चे जो स्कूल तो जाते हैं लेकिन दुकानदार नहीं है, उनसे सवाल पूछे गए मौखिक गणना के बारे में, तो उन्होंने जो है मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे उन्होंने मौखिक गणना अधिक की, क्योंकि वो देखिए डायरेक्टली दुकानदार बच्चा अगर है तो वो उसका काम ही यही है दुकानदारी करना, गुणा भाग करना, दिमाग में पैसे कुछ लेकर आया, सामान दिया, बाकी जो बच्चे खुश है वो दे दिए। तो कहीं ना कहीं गणने में दुकानदार बच्चे जो हैं वो आगे निकल जाते हैं। स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे ये साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है, अगर गलती करेंगे तो डायरेक्टली उनको लॉस होगा, सामान उनका ज़बरदस्ती चला जाएगा ना, लॉस होगा उनको। जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे स्पष्ट है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएँ एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं इसके आंसर दे होंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, समस्याओं को हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा या दुकानदारी? तो विषय सब्जेक्ट क्या था? तो सब्जेक्ट साफ साफ दिख रहा है, गणित सब्जेक्ट था, यहाँ पर गुणा भाग करनी थी हमें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? मौखिक गणना का प्रयोग किन बच्चों ने ज़्यादा किया? जो सिर्फ स्कूल जाते हैं? नहीं। जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं और ना स्कूल जाते हैं? नहीं। जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते हैं या जो दुकानदारी करते हैं उन्होंने जो है मौखिक गणना का प्रयोग ज़्यादा किया। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं? हाँ, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते क्योंकि? दुकानदार जो बच्चे होते हैं वो हिसाब लगाने में गलतियां नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उस गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। गलती करेंगे तो उनको लॉस होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसलिए गलतियां नहीं करते हैं या कम करते हैं बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न है, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है, अच्छा होता है। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा जो प्रदर्शन है वो कैसा होता है? उसमें हमारा प्रदर्शन अच्छा खराब होता रहता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मतलब देखिए, आपने जब हम बच्चे पढ़ते हैं हाई स्कूल तक या 12th तक या किसी भी क्लास में हम पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं,
वो जो पढ़ा हुआ है हमारा कुछ दिनों तक याद रहता है, ठीक है। जब तक हम स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तब तक ही हमारे याद रहता है थोड़ा बहुत। यदि हम 2-3 साल उस शिक्षा से जो अपना टच है वो छोड़ देते हैं, तो धीरे 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 वो जो है हमारे दिमाग से निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक जीवन में हमारा कोई काम ही नहीं है उसका, दैनिक जीवन में काम ही नहीं आता। गुणा भाग हमने सीखी, हाँ गुणा जो बेसिक गुणा भाग तो हमारे काम आएगी, लेकिन बहुत सारे नियम त्रिगुणोमेट्री के या और भी कई सारे जो फॉर्मूले वगैरह हमने याद किए वो दैनिक जीवन में काम कहीं आते ही नहीं है। हालांकि आते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर दैनिक जीवन में उनका कोई प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जो प्रयोग में नहीं आती हैं, तो उनमें जो हमारा प्रदर्शन है वो अच्छा खराब होता रहता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करता है? ज्ञान को बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित भी करता है और सीमित भी कर सकता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जैसा हमारा सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश होगा उसी के अनुसार हमारा जो ज्ञान का स्तर है वो बढ़ेगा। तो ज्ञान को अगर हमारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश है अच्छा होगा तो हमारे जो ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। और अगर वो जो माहौल है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का अगर वो अच्छा नहीं होगा तो हम स्वाभाविक रूप से हम भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यय का उदाहरण है। एक प्रत्यय कौन से में लगा हुआ है ये आपको बताना है, सांस्कृतिक, चूंकि, सीमित या संकुचित। तो एक प्रत्यय लगा हुआ है सांस्कृतिक में, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मनगणित का अर्थ है मनगणित, कठिन गणित, मनगढ़ंत गणित, मनपसंद गणित या मन ही मन में हिसाब लगाना। तो मन ही मन में हिसाब लगाना, मन ही मन में दुकानदार बच्चे जो होते हैं मन ही मन में हिसाब लगा लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं मनगणित। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला और लास्ट प्रश्न है आज का, संयुक्त क्रिया का उदाहरण। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं या अध्ययन किया गया। तो अध्ययन किया गया संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, अध्ययन किया गया। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो कुल मिलाकर ये 30 प्रश्न हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में। आई होप कि ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और कहीं ना कहीं आपके जो ज्ञान है उसको बढ़ाएंगे और आपके सीखने के क्षमता को विकसित करेंगे और आपको बताएंगे कि ये इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस तरीके से आप अपने प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी कर दीजिए, ठीक है।